नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। आज हमारे साथ डॉक्टर शकील अहमद हैं। शकील अहमद जाने माने कांग्रेसी नेता के तौर पर कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पहचान बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में ये मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े से बड़े पद, महासचिव रहे हैं। कई राज्यों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी। शकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, बिहार विधानसभा चुनाव होता है और चुनाव खत्म होते ही आपका इस्तीफा आ जाता है, तो क्या आपको लग रहा था कि अब कांग्रेस में आपका भविष्य नहीं है, या आपको लगा कि अब कांग्रेस आपको कुछ नहीं दे सकती है, इस वजह से आपने इस्तीफा दे दिया? नहीं, जहाँ तक ऐसी दोनों बात में से कोई बात नहीं है। जहाँ तक देने की बात है तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 अप्रैल 2023 को ही मैंने अपने ज़िला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दी, ये ऐलान कर दिया कि मैं अब ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो पाने की जहाँ तक बात थी उसका सवाल नहीं है। और इतना ही नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बाहर सेटल हैं। मैं चाहता था, ये बात सही है कि उनमें से कोई एक, मेरे दादा 1937 में जब पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के एमएलए थे। मेरे पिता स्वर्गीय शकूर अहमद 5 बार रहे विधायक और चीफ व्हिप और डिप्टी स्पीकर बिहार के 2 बार। मैं भी 5 टर्म रहा एमएलए, एमपी, कांग्रेस का बिहार का अध्यक्ष, नेशनल जनरल सेक्रेटरी। और मैंने एक बार राहुल गांधी जी को कहा कि राहुल गांधी जी, मुझको जहां आना था मैं आ गया। महासचिव से बड़ा कांग्रेस में कोई पद नहीं है। मैंने कहा कि प्रेसिडेंट का, महासचिव के बाद प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है तो वो आप और आपके परिवार के लिए है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद इसलिए कि पूरे कांग्रेस को विश्वास है आपके परिवार में। तो अब यहाँ से मैंने कहा कि आप उपाध्यक्ष हैं, उस वक्त उपाध्यक्ष थे, कि आप जैसे अध्यक्ष बनिएगा ये पोस्ट एबॉलिश हो जाएगा। और वही हुआ। बिहार में अभी 3 ही लोग हैं जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है। स्पोक्स पर्सन मैं तो 12 साल रहा, मगर फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं। एक मैं हूँ, मुझसे सीनियर तारिक अनवर साहब हैं और उनसे सीनियर मीरा कुमार जी हैं। हम 3 ही लोग अभी बिहार में हैं जो भूतपूर्व महासचिव या फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं। तो और मेरे बच्चों ने भी कह दिया, मैंने ये भी ऐलान कर दिया कि मेरे बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बहुत से लोग कांग्रेस में भी हैं, दुखी मन से भी हैं, इसलिए कि उनकी अगली पीढ़ी कांग्रेस में आ गई है। तो वो कहते हैं कि चलिए हम ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त कर लेते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मेरे बच्चों ने भी उससे हमको बरी कर दिया, तो वो भी मैंने ऐलान कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी मेरा कहना ये था कि मैं जिस इलाके से एमपी रहा हूँ वहाँ उससे 4 सीटें अलायंस पार्टनर्स को गई। 6 सीटें होती हैं बिहार में, 2 सीट कांग्रेस को मिली। और उन दोनों सीटों पे मुझसे बात ही नहीं की किसी ने। और ये सब राहुल जी के अपॉइंट किए हुए लोग हैं। वो वही करते हैं जो उनको राहुल गांधी करने को कहते हैं, क्योंकि कई स्टेट में एक ही 2 आदमी को घुमा रहे हैं और बार बार शिकायत होने के बाद भी वो घुमाते रहते हैं, 2, 4, 5 लोग उनके पसंदीदा जो हैं। तो ये मेरा दुख उन लोगों से नहीं था, वो तो बेचारे प्यादे हैं। मेरे नाराज़गी, मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट था वो राहुल गांधी जी से था। और इसलिए मैंने वो ऐलान किया। राहुल गांधी जिसको नहीं जानते हैं वो एक अलग बात है। मैंने कई राउंड उससे कितने बार बात की है, साथ ट्रैवल किया है, ये किया है। वो मुझको समझते हैं, मैं उनको समझता हूँ। और उसके बाद भी उनके बनाए हुए लोग, जो 2 सीट मेरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से, जहाँ मैं 2 बार एमपी हुआ, उसके बाद कोई कैंडिडेट भी बेचारा नहीं हुआ उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैं कांग्रेस के, अपने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसियों का आभारी हूँ कि मैं जब तक रहा उन्होंने कभी अप्लाई भी नहीं किया टिकट के लिए। और उस आदमी से भी आप कैंडिडेट के बारे में पूछते नहीं, और क्यों नहीं पूछते हैं ये राहुल गांधी जी को मालूम है, उन्होंने क्यों नहीं पूछा। सही साहब, एक सवाल है कि आपने कहा कि जो आपके बेटे हैं
उन्होंने भी कह दिया राजनीति में वो नहीं आएंगे। तो क्या अगर वो राजनीति में आने की इच्छा रखते तो आप कांग्रेस में भी रहते? आपको ये इच्छा करती ये कि भाई अब हाइपोथेटिकल बात है, क्या करते, हो सकता है दिल मार के, अच्छा, हो सकता है, जो बहुत से लोग अभी कर रहे हैं कांग्रेस में। वो देखिए ना कि हर आदमी की अपने आत्मसम्मान की एक लिमिट होती है कि यहाँ तक तो हम बर्दाश्त करेंगे, दिस फार नो फर्दर, आगे नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे साथ वो मामला आ गया और इसीलिए मैं पार्टी का विरोधी नहीं हूँ। मैंने लिखा है खड़गे जी को जो पत्र लिखा है, अध्यक्ष वही हैं, उन्हीं को लिखना है। लिखना तो राहुल गांधी जी को चाहिए, लेकिन चूंकि टेक्निकली अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, फैसला सब राहुल जी करते हैं कि मैं दूसरी पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा ज़िंदगी भर। मैं ज़िंदगी का मेरा आखिरी वोट जो है वो भी कांग्रेस या कांग्रेस की जो हमायती पार्टी होगी उसको मिलेगा। और अगर 5 लोग भी मेरे कहने से वोट देंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को नहीं, कांग्रेस का विरोधी नहीं है तो फिर किसके विरोधी हैं आप? मुझको डिफरेंसेस राहुल जी की सोच से है और इसीलिए कांग्रेस की नीतियों सिद्धांत जो हमारे पूर्वजों ने, मैंने बताया कि 1937 में तो वो एमएलए हो गए थे, लेकिन कांग्रेसी उसके पहले से थे, चूँकि पहला इलेक्शन ही हुआ असेंबली का 1937 में, दादा मेरे। उसके पहले वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे। मेरे फादर को पटना कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में पढ़ते थे, निकाल दिया गया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से। तो जो नेशनल यूनिटी की बात है, एक सब लोगों को साथ लेके चलने के बात है, जो पॉलिसीज़ एंड प्रिंसिपल और आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, मैं बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आज भी उसके साथ हूँ। मेरा जो वे ऑफ फंक्शनिंग है राहुल जी का, उससे मेरा मतभेद हुआ और इसीलिए हम अलग। नहीं तो थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, क्या वजह आपको, क्या मतलब जो आपके डिफरेंसेस आपको दिखते हैं, आखिर क्या राहुल गांधी ने किया लगातार जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस इस हालत तक पहुंच गई है, आप जैसे वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं? देखिए, राहुल जी के साथ एक अजीब विडंबना है। राहुल जी कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत कांग्रेस वो पसंद करते हैं, लेकिन मजबूत कांग्रेसी नहीं पसंद करते हैं। उनको कमज़ोर से कमज़ोर, जो उनके अलावा किसी को नहीं जानता हो, जो टोटल उनके भरोसे पे है। एक इंसिडेंट आपको बताते हैं। मेरा लालू यादव जी से कुछ मतभेद हुआ तो मैं 2019 का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ गया। उस वक्त 19 में मोदी जी का दोबारा जीतने का एक हवा थी कि मोदी बचाओ, एक हवा थी उनके खिलाफ की जो उसमें कांग्रेस हम लोग सब लोग थे कि मोदी हटाओ। और उस बीच से एक तीसरी लाइन निकाल के मुझको इंडिपेंडेंट में मधुबनी में 1.25 लाख से ज़्यादा वोट मिला। मैं आभारी हूँ मधुबनी के कांग्रेस जनों का कि 95% कांग्रेसियों ने मुझको वोट दिया, और जिन्होंने नहीं भी दिया उन्होंने खुल के खिलाफ नहीं किया। तो उसके थोड़ी ही दिन के बाद रिजल्ट निकला, मुझको 1,31,30,000 वोट आया। जो अलायंस के कैंडिडेट थे, जो आरजेडी, कांग्रेस और बाकी पार्टियों के अलायंस के कैंडिडेट थे, उनको सिर्फ मुझसे 8,000 वोट, 8,500 वोट ज़्यादा था। तो और ये बात फैक्ट थी कि मैं कांग्रेस के डिफरेंसेस की वजह से नहीं लड़ रहा था। लालू जी ने वो सीट नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं उनके ये था। रिज़ल्ट के शायद 1 महीने के अंदर कोई केस की तारीख थी, राहुल जी पटना गए तो किसी होटल में ये लोग रेस्तरां में डोसा खाने चले गए, डोसा वोसा खाने, चाय कॉफ़ी पीने। वहीं राहुल जी ने किसी से पूछ दिया लोगों के सामने ही कि शकील जी को कितना वोट आया। तो किसी ने कहा कि वोट तो सर बहुत आया, 1.25 लाख से ज़्यादा वोट आया। तो जैसे अपने पार्टी के आदमी को होता था कि खुशी होनी चाहिए, उनको जिसने भी देखा उसने कहा कि उनको लगा कि जैसे उनको शौक लग गया कि इतना वोट कैसे आ गया। तो ये है कि उनको कांग्रेस मजबूत चाहिए लेकिन कांग्रेसी कमज़ोर चाहिए। नहीं, लेकिन ये बड़ा अजीब सी बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके कंधों पर सारी जिम्मेवारी है, और आप कह रहे हैं कि मजबूत कांग्रेस नेता को वो पसंद नहीं करे, तो ऐसे में तो कांग्रेस डूबती हुई जाएगी। तो जाहिर है जो हो रहा है और उसकी वजह उनको समझा दिया गया है। अब उनसे 19 साल पहले मैं एमएलए हो गया। राहुल गांधी जी जिस दिन अपना पहला चुनाव जीते उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो अगर मैं राहुल जी को कहता हूँ कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना, तो ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, ये राहुल गांधी जी का भी अपमान है। तो ये मैं कह नहीं सकता। इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बात बोलते हैं। मेरी मजबूरी है कि होता है, अरे आप
पद पर आ गए, नेहरू गांधी परिवार के हैं, इज्जत और सम्मान है। लेकिन अगर ये आप ट्रीट कीजिएगा ऐसे कि जो कुछ आपको मिला है हमारे और हमारे परिवार की वजह से मिला है, तो हम इसको मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नेहरू गांधी की 5 पुश्तें कांग्रेस में हैं और हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस को दिया है, लेकिन ये देना लेना दोनों तरफ से होता है। कांग्रेस पार्टी ने भी उनको दिया है। अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने आपको कुछ नहीं दिया है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी और नेहरू गांधी परिवार ने ही कांग्रेस को सब कुछ दिया है, तो ये नहीं होगा। उन्होंने भी दिया है देश को, समाज को। तो जैसे हमारे 3 पुश्तों में भी कांग्रेस ने भी मुझको दिया है, हमने भी दिया है, लेकिन आप कहिएगा कि सिर्फ मेरे परिवार की वजह से तुमको मिला। और कभी कभी लोग कह देते हैं और मुझको हंसी आती है, कह देते हैं कि इतने बुरे समय में आपने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस की ज़रूरत थी, कांग्रेस कमज़ोर हो गई है। तो मैंने सोचा सही छोड़ा है कि अपमानित फील किया इसलिए छोड़ा। लेकिन एक बात आप लोगों को याद दिला दें, इतिहास में बहुत लोग नहीं जाते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष 1919 में बनने के बाद भी गांधी नेहरू परिवार के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ दिया था। अपनी पार्टी स्वराज पार्टी बना ली थी और CR दास जी अध्यक्ष हुए थे, मोतीलाल नेहरू जी सचिव हुए थे उसके, और डिफरेंसेस गांधी जी से क्या हुए थे कि काउंसिल की मेंबरी हो या नहीं हो। पार्टी अलग बनाई, जब वो पार्टी चली नहीं, काउंसिल के मेंबर तो हो गए ये लोग, लेकिन वो पार्टी चली नहीं, तो फिर 2023 में बना ली। 1 जनवरी 2023 को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जी ने अलग पार्टी जिसका नाम स्वराज पार्टी था वो बनाई। वो पार्टी चली नहीं। 1925 में फिर लौट के 1923 में बनाई है, 1925 में फिर लौट के चले आए। और कांग्रेस कैसी थी उस ज़माने में भी सोचिए, इतना उदारवादी थी कि 1928 में फिर मोतीलाल नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए। मोतीलाल नेहरू जी पद के लिए उस समय भी कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा अब था। हम पद के लिए हमको कहना थोड़ा इतनी बड़ा व्यक्तित्व है, देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका सहयोग है। उन्होंने कांग्रेस में 1885 में कांग्रेस बनी, मोतीलाल नेहरू जी ने 1888 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और होते 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 अध्यक्ष बने। तो ये कहना स्वार्थ में, लेकिन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन था गांधी जी से, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन यही था कि ये लोग कहते थे कि काउंसिल में हम अंदर से आके अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। गांधी जी वो पूरी कांग्रेस कहती थी कि नहीं, हम लोग बाहर से पूरी तरह विरोध करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू जैसा व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ सकता है तो शकील अहमद किस चिड़िया का नाम। अच्छा सर, एक सवाल और है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, फिर वो हटे, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। चूँकि आप लंबे वक्त से कांग्रेस में आप रहे हैं, अभी आपने इस्तीफ़ा दिया है, पार्टी में आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सिर्फ नाम के लिए बना रखा, सारे फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं? देखिए, कहा जरूर जाता है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल उसमें कहीं कोई किसी को भी है संदेह तो वो दूर कर ले। पार्टी 16 आना राहुल गांधी जी चलाते हैं। एक अंग्रेजी में कहा जाता है बैक सीट ड्राइविंग। तो बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, उससे उनको शेल्टर मिल जाता है कि वो प्रेसिडेंट होते तो हार में उनको कहा जाता कि उनके वजह से आ रहे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले इसलिए। लेकिन टोटल मैं अपनी बात बोलता हूँ, इलेक्शन हुआ अध्यक्ष का, ये बात सब जानते हैं कांग्रेस में कि जिसको नेहरू गांधी परिवार चाहेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरे अच्छे संबंध भी हैं और ये भी है कि मैं शशि थरूर जी को वोट देना चाहता था। ये बात सही है, उसमें कहने में कोई राय नहीं। लेकिन जब मैंने देखा, अभी कल खड़गे साहब भी कहीं कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की वजह से हम अध्यक्ष बने, अभी उन्होंने भी कहा जो बात हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि जब ये लगा कि जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पार्टी के स्टेट के इंचार्ज हैं, वो सब मांग रहे हैं खड़गे साहब के लिए वोट, तो ये हो गया कि ऑफिशियल कैंडिडेट वही हैं। तो इच्छा रहते हुए भी हमको लगा कि वोट क्यों बर्बाद करना है, मैंने खड़गे साहब को वोट दिया। और उनके जो करीब के लोग हैं उनको कह भी दिया कि अगर खड़गे साहब को ये दिमाग में है कि मैंने वोट नहीं दिया, किसी ने डाल भी दिया दिमाग में, मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को वोट दिया इच्छा के विरुद्ध, इसलिए कि मुझको पसंद थे शशि थरूर जी, मैं उनको वोट देना चाहता हूं। यानी जो कहा जाता है कि रिमोट कंट्रोल से, ये डायरेक्ट कंट्रोल से चला रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है? उसमें पार्टी के अंदर कोई ये नहीं है। अब मैंने एक जगह कहीं कहा भी है जी कि अभी जो बिहार की
इलेक्शन के बाद रिजल्ट की समीक्षा हुई। अभी समीक्षा क्या हुई कि आप बुला रहे हैं जिस पर आरोप है कि पैसा लिया और जिस पर आरोप है कि पैसा दिया, दोनों को बुला के सामने बैठा के समीक्षा कर रहे हैं। तो पैसा देने वाला कहेगा कि हमने दिया और न पैसा लेने वाला कहेगा कि हमने लिया। लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड समीक्षा की आपने। तो समीक्षा जब आपने की, ठीक है, एक वो है कि क्या क्या इलेक्शन लड़ने में क्या परेशानी हुई, क्या हुआ, वो एक एक्सपेक्ट है। लेकिन आपने जब समीक्षा की तो उसी वक्त बात आ गई और मीडिया में आई है कि जो हमारे अभी के अध्यक्ष हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, शरीफ हैं, उनको थोड़ा साइडलाइन भी किया राहुल जी के लोगों ने। राजेश राम जी ये त्यागपत्र देने गए खड़गे साहब को। ये बातें मीडिया में हम लोगों ने देखी और कंट्रडिक्शन कहीं नहीं पड़ा। तो खड़गे साहब ने कहा राजेश राम जी को कि आप मुझको क्यों दे रहे हो, आप राहुल जी को त्यागपत्र दो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर राहुल जी स्वीकार करेंगे तो त्यागपत्र स्वीकार होगा, राहुल जी स्वीकार नहीं करेंगे तो त्यागपत्र स्वीकार नहीं होगा। तो ये बात सही है। बैक सीट ड्राइविंग का भी एक उसूल होता है कि उसके हाथ में भी स्टीयरिंग होता है। दाएं बाएं किधर मुड़ना है ये भी आजू बाजू के लोगों से पूछ के होता है। तो एक्सीडेंट उसमें बार बार होगा। नहीं, ये आजू बाजू के लोग जो आप बोल रहे हैं इसमें नहीं शकील भाई, ये क्योंकि देखिए सवाल इसलिए है क्योंकि आप खाटी कांग्रेसी नेता, मनमोहन सिंह सरकार में आप मंत्री रहे, कांग्रेस को बहुत नज़दीक से, मेरे ख्याल से राजीव गांधी से लेकर के आपने सभी की कार्यशैली को देखा है, सोनिया गांधी को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। राहुल गांधी गलती क्या कर रहे हैं? जो उनके जो नवरत्न हैं, देखिए राहुल गांधी पर्सनली क्या कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो अपनी टीम वो बनाते हैं, आपने एक बात तो कह दी कि मजबूत कांग्रेस चाहते हैं, मजबूत नेता नहीं चाहते। तो कांग्रेसी नहीं चाहते। हाँ, कांग्रेसी नहीं चाहते। तो जो उनकी कोटरी में है अभी, वो अब अहमद पटेल, गुलाम नबी आज़ाद टाइप नेता तो अब नहीं है। अब जो नेता हैं, क्या उन्होंने खुद बनाया ऐसे कमज़ोर नेताओं के का एक झुंड बना दिया जो उन्हें गलत इनपुट दे रहा है और इस वजह से पार्टी की हालत? हाँ, देखिए आपने ठीक कहा। अहमद भाई मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे उनको, अल्लाह उनको स्वर्ग में अच्छी जगह दे। वो नहीं हैं, सीनियर हम लोगों के गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो अलग हो गए पार्टी से। लेकिन अगर ये भी रहते पार्टी में तो उनकी भी वही हालत होती जो शकील अहमद की हो रही है। इसलिए कि राहुल गांधी जी के साथ शायद, मतलब निगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ होती हैं, शायद उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ उनको बैठने में झिझक महसूस होती है, जिसको उनको आप जी कहना पड़ता है। ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद देम। तो जाहिर है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो जिसके साथ बैठने से राहुल जी को बॉस वाली फीलिंग आवे कि हम बॉस हैं। तो हम लोगों के साथ जाहिर है कि नहीं हो सकता है। आपके इलेक्शन से 5 इलेक्शन पहले से MP MLA हैं आप, हम जहाँ से उठ के आए हैं, जाहिर है हम लोगों का भी दादा का, पिताजी का बैकग्राउंड था। तो हम लोगों को आसानी हुई ग्राउंड लेवल पे, ज़मीन पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आसानी हुई। राहुल गांधी जी बड़े परिवार में हम लोगों से पैदा हुए, नेहरू गांधी ख़ानदान में, तो उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल गया। इसमें ये सारे लोग मानने को तैयार हैं। लेकिन आप कहिएगा कि सिर्फ मेरी ही वजह से तुम सब कुछ हो, तो शायद ये बर्दाश्त करने में एक जो सवाल मैं कर रहा था कि अभी जो उनके कोटरी में लोग हैं वो अधिकतर राज्यसभा या चुनाव से जीतकर नहीं आने वाले लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव एक जो कांग्रेस का एक ज़माने में हुआ करता था वो एकदम खत्म होने वाले हैं। वही सलाह दे रहे हैं, वही ये सारी चीज़ें फिट करा रहे हैं। सलाह बहुत से लोग, सब तो नहीं, जो हम लोगों को थोड़ी मोड़ी जानकारी है, पहले भी PA प्राइवेट सेक्रेटरी हर नेता के साथ हुआ करते थे। हम नहीं भी कुछ हैं तभी एक आदमी काम करता है साथ में, इस मोहब्बत से इसमें। लेकिन PA प्राइवेट सेक्रेटरी लोग, जो तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, वो पॉलिटिकल फैसला आमतौर पे कांग्रेस में करते नहीं थे। अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तनख्वाह मिलती है और वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या है कि हमको तनख्वाह मिले हमारी, और बॉस अगर नाराज़ हो जाएंगे तो तनख्वाह नहीं देंगे। मैंने राहुल गांधी जी को ऐसी ऐसी बात की है जो उनको पसंद नहीं कि आप ये नहीं कीजिए, आप ये नहीं कीजिए, ये गलत हो, इससे पार्टी को नुकसान होगा, ये होगा। जाहिर है कि मतलब वो आलोचना पसंद नहीं करते।
आलोचना ही नहीं, मतलब अपने से कोई आदमी समझाने की कोशिश करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको शायद अपना ह्यूमिलिएशन समझते हैं कि हमको बच्चा समझता है, हमको छोटा समझता है। हालांकि माशाल्लाह अब उनकी भी उम्र 55 साल से ज़्यादा हुई और जून में वो 56 साल के हो जाएंगे राहुल गांधी जी। जो 55 में लोगों को रिटायर कर दे रहे थे, मोबाइल पे सबका एज वेज उन पर उनको अवेलेबल है, विकीपीडिया सबका है, वो तुरंत देख करके तो अब तो खुद 56 साल के होने वाले हैं जून में। लेकिन तो बहुत से लोग अब उनके साथ बैठने के लायक बहुत से लोगों को है। जब वो आए थे 2004 में तो जाहिर है कि वो फीलिंग नहीं थी और हम लोगों के साथ मजबूरी है। हमको लगा कि आपने ये काम गलत किया है, मुझसे ये गलती भी हुई, मैं मानता हूँ शायद कि मुझको भी हाँ मिला के निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को बैठने पर मैं बोलता रहा कि आप ये नहीं कीजिए, आप ये नहीं कीजिए, आप ये नहीं कीजिए, तो शायद उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि मुझको, मैं नेहरू गांधी ख़ानदान का आदमी, मुझको ये सिखा रहा है कि ये नहीं कीजिए, ये नहीं कीजिए। शायद ये बात उनको अच्छी नहीं लगती ये थी। है चीज़ें। अब रियलाइज़ मैं करता हूँ कि हाँ शायद मुझको उसका भी प्राइस पे करना पड़ा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि राहुल गांधी एक के बाद एक, देखिए बिहार चुनाव से पहले भी उन्होंने वोट बचाओ यात्रा निकाली, संविधान बचाओ। एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस तरह से वो संविधान का कॉपी लेकर के वो चलते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? लगता है कि सारी चीज़ें जो है वो गलत। हंसने लगा, आपने दो बिंदु टच किए। जी, आपने एक बिंदु पे आप बताइए। हमें लगता है कि आपके पास दोनों बिंदु पे मैं बताऊंगा आपको। एक आपने वोट जोड़ो यात्रा की बात की। जी, मुझको भी, मैं मुस्लिम हूँ, मुझको भी था कि बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से मिलके वोट कटवा रहे हैं। मैं 2-3 मुस्लिम गांवों का नाम आपको बता सकता हूँ। औसी है हमारे यहाँ, छछुआ है हमारे बिस्ट्री में जहाँ से मैं एमएलए होता था। मैंने वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा कि भाई आप लोग होशियार हो ना, मुझे बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन से मिल के वोट कटवा रहे हैं। कहा कि एक वोट हम लोगों का नहीं कटा है। वाह। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। राहुल जी 26 अगस्त को मधुबनी गए, तेजस्वी जी और इत्तेफाक से प्रियंका जी भी साथ थी उनके। जी, ये लोग उसी वोट चोरी यात्रा वाले में गए। तो एज ए कांग्रेसी, मैं कांग्रेस में था, मैंने उनके आने के 2 दिन पहले 24 अगस्त को, डेट मैं बता रहा हूँ, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्हीं के बारे में कि आप लोग आइए, सब आइए। बड़ी अच्छी, बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा वाइडली कवर्ड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। लेकिन मैंने उसी में, जो मेरे ऑर्गेनाइज करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िला में मेरा, उन्होंने, एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने लिख दिया कि वहाँ के बाद राहुल जी ज़िले में जिधर से एंट्री करेंगे उधर जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो मैं थोड़ा बहुत ही मतलब कहिए ना कि जिसको लाम काफ के साथ चलने वाला वो नहीं, मैं इलाके में मैं गया तो एक गाड़ी, एक सिक्योरिटी, एक ड्राइवर, यही जी। और गए। तो पॉलिटिक्स में हैं तो कोई एक नेता आ गए ज़िला के, तो एक गाड़ी उनकी, तो 3-4-5 नेता आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ज़िले में अगर मैं हूँ, पटना उटना में, तो पटना दिल्ली में आपको मेरी एक गाड़ी मिलेगी जी। लेकिन अगर ज़िले में हैं, प्रोग्राम बना के गए हैं, तो 4-5-6 गाड़ी मिलेगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 24 अगस्त को, 26 को राहुल जी को आना है, 24 को मैं वहाँ उस जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से राहुल जी एंट्री करेंगे। तो मुझको किसी ने कहा कि बहुत सी गाड़ी पीछे हो गई। तो हमने कहा कि बहुत सी गाड़ी कहाँ है? तो बोला कि नहीं सर, 60-65 गाड़ी है पीछे। तो उनका 65-60 गाड़ी मेरे पीछे क्यों आ रही है? तो बोला सर, ये लोग सब पार्टी के कैंडिडेट लोग हैं और इलेक्शन 1 महीने के बाद होने वाला है, तो इसलिए आपके पीछे लगा है कि कुछ मदद हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और मज़ेदार बात सुन लीजिए, मैं वहाँ जब पहुँचा तो राहुल जी के ऑफिस के लोग कुछ थे। मुझको कहा गया कि फलां जगह, मिथिला हाट एक जगह है, वो इनकार कर दिया। फिर जगह ढूंढवाने, तो उन लोग के साथ हम लोग निकले, 3-4 जगह होकर फाइनल हुआ कि एक जगह ये पसंद आ गई। तो उसके लिए लोकल एसडीओ को मैंने ही फ़ोन किया, फुलपरास के एसडीओ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, रूट चार्ट में नहीं है, हम नहीं उसमें, जब तक डीएम साहब हमको नहीं करेंगे। तो मैंने ही वहाँ डीएम साहब से फ़ोन करके बात किया। उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट से लिखवा के भिजवा दीजिए और हम ये कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मिला करके जाना आना, जाता है आदमी, 10 आदमी साथ है, खर्चा होता है लगभग 1-8 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ।
हमारी फ़ोन पर डीएम साहब ने, वैसे भी राहुल जी का प्रोग्राम था वो कर देते, मैं नहीं भी करता तो वो कर देते, लेकिन वो भी मौका हमको मिला। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 दिन के बाद जब राहुल गांधी जी आए तो मुझको उस प्रोग्राम में इनवाइट नहीं किया गया, और मैं जानता था नहीं किया गया, इसलिए राहुल गांधी जी के ज़िले में इंटर करने के 3 घंटा पहले मैं निकल के पटना चला गया। वो पूरब से इन किए तो मैं पश्चिम से चला गया, वो पश्चिम से इन किए तो मैं पूरब से निकल के पटना चला गया उनके आने के 3 घंटा पहले। क्योंकि अब हम लोग की उम्र नहीं ना है कि राहुल गांधी जी के गाड़ी के साथ जिंदाबाद जिंदाबाद करते करते आगे पीछे चले, मर जाएंगे उस दिन, अपनी नज़र में गिर जाएंगे। देखिए एक बात आपको बताते हैं, युवा हैं आप, दूसरों की नज़र में गिर के जिंदा रहना उतना मुश्किल नहीं, लेकिन अपनी नज़र में गिर के जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। शकील भाई, आपने एसआईआर वाले मुद्दे पे आपने बड़ी बात आपने हाँ, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये लोग कहते हैं 65 लाख लोगों ने वोट कट गया, मुझको 65 आदमी पूरे बिहार में कहीं नहीं मिला जो एक जगह असेंबल करके प्रोटेस्ट कर रहा हो कि हमारा वोट, हम जिंदा है, हमारा वोट काट दिया गया। और मान लेते हैं वो इनोसेंट लोग थे, उनको नहीं मालूम कि क्या रजिस्टर में हमारा नाम काट दिया। तो हम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के, आरजेडी का, कांग्रेस का तो मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आरजेडी के, सीपीआई, सीपीएम, ये लोग का रहता है, कांग्रेस के भी कुछ ना कुछ तो लोग हैं ही, बचे हुए कैडर हैं, इन लोगों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि ये देखिए 500 लोग हैं, ये जिंदा हैं और इनका वोट काट दिया गया। एक जगह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस के साथियों से, 100 से ज़्यादा प्रेस वाले साथी थे हमारे अपने ज़िला में मेरे, मैंने कहा आप लोगों ने कहीं प्रोटेस्ट होते देखा? नहीं देखा कहीं। तो साहब एक ये बात ये है, तो आप ही बता सकते हैं या कांग्रेस वाले बताएं कि कैसे कटा वोट। दूसरी बात एक आपने और कही थी जिस पर मैं हंस रहा था कि आपने 2 बात, एक तो एसआईआर की बात की आपने, संविधान बचाओ, और एक संविधान बचाओ। अब ये तो और भी मज़ेदार चीज़ है, राहुल जी अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, भाषण देते हैं, इधर नहीं देखा नहीं, बिहार रिजल्ट के बाद नहीं देखा और ये संविधान बचाना है, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर जिम्मेदार आदमी को देश को संविधान बचाना का प्रयास करना चाहिए अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो। लेकिन संविधान किससे बचाने की बात करते हैं? बीजेपी से, आरएसएस के लोगों से। लेकिन इलेक्शन के पहले मैं आपको दिखला दूंगा, वीडियो है, इलेक्शन के एक रात पहले से लेके नॉमिनेशन के 1 महीना के बीच में 16-17 लोगों को आरएसएस और बीजेपी से बुला के कांग्रेस का टिकट दे दी, और वीडियो है, रिकॉर्ड है। तो अब बताइए कि आप बीजेपी के लोगों के साथ, आरएसएस के लोगों के साथ, आरएसएस और बीजेपी से लड़िएगा, वो तो बिल्कुल वन साइडेड रिजल्ट हुआ बिहार का। अगर अनूप जी, अगर कंटेस्ट होता थोड़ा और 2-3-4 सीट का कंटेस्ट होगा आगे पीछे, तो जिसको हम लाए थे बीजेपी आरएसएस से, वो जीते नहीं जी, एक आध को छोड़ के शायद, वैसे जीते ही हम लोग 6 सीट तो जीते नहीं। अगर ये टसल होता तो सबसे पहले जो आरएसएस बीजेपी से आने वाले थे वो रास्ता ले लेते, जाहिर है अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बताते। तो आप ये मजाक बना रहे हैं लोगों को कि साहब हम आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, उन्हीं के लोगों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करके। राहुल गांधी जी के साथ वो जो वही है कि कमज़ोर, वो दूसरी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, मजबूत है ये। दूसरी पार्टी से लोगों को लाके, अभी आप गौर कीजिएगा, मेरे जाने के बाद ज़रा सा एनालाइज कीजिएगा कि कांग्रेस में बहुत बड़े पदों पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको राहुल जी बहुत तवज्जो देते हैं। और वो क्यों तवज्जो देते हैं? इसलिए कि इसका इस पार्टी में रूट नहीं है, इसकी जड़ नहीं है इस पार्टी में, इसको जिस दिन चाहेंगे उखाड़ के फेंक देंगे। उनको पौधा लगाने से ज़्यादा दिलचस्पी है कि कब हम चाहेंगे तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो दूसरी पार्टी के लोगों को इसीलिए तरजीह देते हैं। आप देखिएगा, मेरे जाने के बाद आप जो है एनालाइज कीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। तो इनसिक्योरिटी है या क्या है? ये क्या? बिल्कुल, मैंने राहुल गांधी, हिंदी में गलत शब्द है लेकिन हमको दूसरा शब्द और समझ में नहीं आ रहा है, डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर हिंदी में बोल दीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि हिंदी का शब्द है डरपोक। अब मुझको डरपोक बोलने में ख़राब लग रहा है, जो बात सच्चाई है, इसलिए मैं अंग्रेज़ी बचाती है कुछ इज्जत, तो मैं ये कहता हूँ कि राहुल जी को
हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं। उनको लगता है कि ये जब अलग होगा हमसे तो हो जाएगा। तो आप पूछिएगा कि भाई कांग्रेस चलेगी कैसे, मजबूत कैसे होगी, आपके दिमाग में किसी का भी दिमाग में होगा। तो उनका एक सेट गोल है कि मोदी जी से इस मुल्क के लोग जब नाराज होंगे तो मेरी तरफ आएंगे। अब जाहिर है कि अगर आज की तारीख में मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आज राहुल गांधी जी के चाहने से भी क्या कांग्रेस 2 नंबर पार्टी से नीचे जा सकती है इस मुल्क में? पहले हम लोग 1 नंबर पर थे, आजकल बीजेपी 1 नंबर पर है, हम लोग 2 नंबर पर आ गए हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी भी चाहेंगे तो हम लोग 2 नंबर से नीचे तो नहीं जा सकते हैं। नीतीश जी एक स्टेट के नेता, लालू जी एक स्टेट के नेता, क्या चंद्रबाबू नायडू जी एक स्टेट के नेता, स्टालिन साहब एक स्टेट के नेता, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला साहब एक स्टेट के नेता, अखिलेश यादव जी एक स्टेट के नेता, ये सारे एक स्टेट के नेता हैं। एक से ज़्यादा स्टेट में 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। वो रेस में बोला, एक आदमी आया घर पे और बोला कि पिताजी मैं रेस में 2nd पोजीशन पे आया। तो पिता ने उसको बहुत तारीफ उरीफ की और जब तारीफ करने के बाद उससे पूछा कि बेटा रेस में आदमी कितने थे, तो बोला कि हम लोग 2 ही आदमी थे, हम लोग की हालत वही हो गई है कि 2 नंबर से तो नीचे जा नहीं सकते। तो इनकी सोच है कि अगर मोदी जी से नाराज होंगे लोग तो हमारे तरफ आएंगे, तो हम पर नजर आएगी। जाहिर है कि हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं तो हम पर नजर आएगी, और हमारी रिफ्लेक्टेड गैलरी में ये जो रूटलेस लोग हम अपने आसपास जमा कर रहे हैं ये भी चमक जाएंगे। और हम अगर नहीं चमकते हैं तो ये भी डूब जाए, हमको क्या मतलब है, उससे लेना देना है। शकील साहब, मतलब आप बोल रहे हैं कि ये बैठे रहेंगे, जब मौका आएगा हाँ तो हाँ मौका बिल्कुल मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये क्योंकि देखिए सवाल इसलिए था, लोग कहते हैं ना डर। भाई जिस व्यक्ति को पैदा होने के दिन से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त हो, उसको बाहर से क्या डर लगेगा? अंदर से डर लगता है। अंदर से डर वो है कि कोई कांग्रेसी मजबूत नहीं हो जाए, कोई मजबूत कांग्रेसी रहेगा तो इसको हम हटाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए कि चाहे वो संविधान बचाव हो या फिर SIR का मसला उठाना हो, जब आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर राहुल गांधी ये सब उठा के सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए ये सब उठाते हैं, या क्या आपको लगता है कि किस लिए? नहीं, मेरे ख्याल में उनके आसपास जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग हैं जो मैंने कहा कि तनख्वाह लेने वाले लोग कांग्रेस में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में भी हमको नज़र नहीं आता है कि ये प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे, लेकिन तनख्वाह लेने वाले लोग पॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हों तो उनको पॉलिटिकल डिसीजन तो काम में लगा रखना है राहुल गांधी जी को। तो ऐसा मुद्दा दे दीजिए जो ज़मीन पर, आप बताइए ना कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, मैं राहुल गांधी जी का बहीखा हूँ, मैं दुश्मन नहीं हूँ उनका। मैं नाउमीद हूँ, उनसे निराश हूँ, मेरा मन टूटा है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और मैंने खड़गे जी को जो चिट्ठी लिखी है उसी में मैंने लिखा है कि मैं दुखी मन से पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूँ। और मेरे जैसे आदमी को जो 3 साल पहले कह दिया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे कभी ज़िंदगी में, MP MLA मंत्री नहीं बनना है, जिसको बच्चों की लालच नहीं है, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बच्चों ने कह दिया कि नहीं हम लोग को पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड नहीं है, हम नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद उसको भी ये दुखी मन से, तो मैं राहुल गांधी जी का विरोधी नहीं हूँ बिल्कुल। ये मेरा मन दुखा है कि कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है, और लालच भी मुझको नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा कहीं कुछ इसके। मैं आपको बताऊँ कि नीतीश जी ने बगैर हमसे बात किए हुए जी राज्यसभा भेजने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। मैंने भी वो खबर अखबार में पढ़ी। सोनिया गांधी जी से मैं पूछने गया, उन्होंने पहले कहा कि मुझको शकील 4 दिन सोचने का समय दो, और 4 दिन के बाद मैं जब फिर उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा शकील छोड़ दो। जाहिर है कि उनके भी अपने रीजंस थे। मैं सोनिया जी का बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। इस देश की सभ्यता संस्कृति को जो सोनिया गांधी जी ने समझा है और अपनाया है, मुझको उसकी मिसाल दूसरी नहीं मिली। सोनिया गांधी जी, आपको बताऊं मैं कि आपसे एक लफ्ज अंग्रेजी में बात नहीं करेंगी। अब वही अंग्रेजी वाली बात कर रहा हूँ, जब तक आप अंग्रेजी नहीं बोलिए। अच्छा शकील भाई, एक बात है कि राहुल गांधी को अक्सर देखते थे कि बड़े नेता हैं, और जैसा आप कहा नंबर 2 पार्टी के वो बड़े नेता के तौर पर है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कई बार वो ऐसा बयान दे डालते हैं जो वायरल हो जाता है, उनकी मीनिंग अलग निकाल ली जाती है,
उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो हमारे विरोधियों की बदमाशी है। देखिए, होता क्या है, मैं बताता हूँ। हम लोग 90% हैं। मैं बिहारी हूँ, हिंदी में सोचता हूँ, हिंदी भाषा भाषी से हूँ, इलाके से। तो हिंदी में सोचता हूँ, बहुत अंग्रेजी कटर मटर जानता हूँ, तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में गलती हो जाती है। जी। तो कोई मेरे मुंह पर तो लगाए हुआ नहीं है टीवी, और मैं राहुल गांधी तो हूँ नहीं है, तो गलती हो गई। कितने लोग यहाँ भारत के लोग समझने वाले हैं अंग्रेजी, तो बहुत परसेंटेज नहीं समझते, उतना नहीं बनता है। राहुल गांधी जी मेरे ख्याल में एकाक नहीं, आधा % देश के लोगों में होंगे, मेरी समझ जो है, कि वो अंग्रेजी में सोचते हैं, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, और हिंदी उनकी अच्छी नहीं है। मैंने उनकी स्पीच बहुत लिखवा करके और उनके साथ घूम करके स्पीच उनको दे करके ये करके देखा है, उनकी हिंदी की समस्या है। तो हिंदी ट्रांसलेशन में जैसे हम लोगों से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है, वैसे राहुल जी से हिंदी ट्रांसलेशन में गलती हो जाती है। जैसे बोल दिया कहीं एक जगह कि आटा 20 रुपये लीटर है, इस तरह की कोई बात, तो जाहिर है कि वो उनकी इंटेंशन नहीं है, इतना वो नहीं है कि नहीं जानते हैं कि आटा कैसे है क्या है, लेकिन ट्रांसलेट करने में उनसे गलती हो गई। और आप लोग पूरा कैमरा लेके बैठे हुए हैं, कुछ मुंह से निकला नहीं कि उसको पूरे हिंदुस्तान में आप लोग उसको वायरल कर देते हैं। मीडिया वाले हमारे जो लोग हैं, उनको एक मसाला मिल जाता है। तो राहुल जी की एक तो कमज़ोरी उनकी कि वो मजबूत कांग्रेसियों को नहीं पसंद करते हैं, एक वो है। और दूसरी बड़ी कमज़ोरी, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मेरे जितने दोस्त हैं मिलने वाले, जिनके साथ मैं बैठ के खुल के बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हिंदी जो उनकी है वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है उनकी, और उसी के वजह से उनकी इमेज आप लोगों ने वो बना दी है। राहुल गांधी जी उस मामले में बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैंने ऐसे ही बात में कह दिया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की कुछ बात हो रही थी, कुछ इंसिडेंट बता के मैंने ऐसे ही बात में कह दिया कि राहुल जी पिछले 15 साल से फलां साहब, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की बात हो रही थी कि वो चाहते थे इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का हो, एक इशू था। और वो चाहते थे, तो इतने बड़े नेता थे, कोई गलत नहीं चाहते थे। पिछले 10-12 साल से मैं जिसको चाहता हूँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में वही प्रेसिडेंट हो रहा है। गलती से मेरे मुंह से निकल गया, और अब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि उस दिन से फिर मेरी पसंद का कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे ज़िला मधुबनी में नहीं हुआ। मुझको लगता है कि मैंने अपने कुछ साथियों का गला काट लिया राहुल जी को ये बोल करके कि पिछले 10-12 साल से मैं जिसको चाह रहा हूँ वही मेरे ज़िला का प्रेसिडेंट हो। तो राहुल जी को कोई अगर इधर उधर कहता है, वो बहुत सीरियस हैं, जिस गोल पर वो हैं कि मजबूत कांग्रेसी को नहीं रहना, तो कैसे कमजोर करेंगे, तो वहां से काटेंगे। अच्छा, एक बात और है कि आप कह रहे थे कि जो इंग्लिश बोलने वाले जो नेता हैं वो भी बहुत करीब होते हैं, क्योंकि देखिए शशि थरूर साहब कई बार वो बीजेपी नेताओं की तारीफ कर देते हैं, नीतियों की तारीफ करते हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी के नज़दीक ही हैं। देखिए, दो तरह के लोग हैं जी। एक जो सिंपल अंग्रेजी में कम्युनिकेट करते हैं, एक जो करिश्मेटिक हैं जी, जिनको आकर्षण है, जिनमें शशि थरूर हैं, चिदम्बरम साहब हैं जी, हमारा नौजवान सचिन पायलट है। तो ये लोग आकर्षण वाले, तो वो दोनों तो साइडलाइन होने के रास्ते में है, लगता है शायद मेरे बोलने होने से कुछ फर्क पड़े, रिटर्न हो उनका। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस के साइडलाइन होने के कगार पे हैं शशि थरूर और चिदम्बरम साहब, इन लोगों के बारे में तो हाँ, धीरे धीरे हो रहा है। मैं समझता हूं, एक बात आपको कह रहा हूं, शायद ये अजीब लगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सचिन पायलट जी का भी तभी तक ये है जब तक कि अशोक गहलोत साहब एक फोर्स है वहां। अच्छा, जब तक राजस्थान में अशोक गहलोत साहब एक फोर्स हैं, तो हमको लगता है कि तब तक सचिन पायलट जी का भी चलेगा, क्योंकि करिश्मेटिक, सचिन भी करिश्मेटिक है, करिश्मा वाले लोग हैं। राजेश पायलट जी के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेट हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा अभी रखे हुए। अच्छा शकील साहब, अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर के अगर हम ना बात करें, देखिए कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की एक पार्टी मानी जाती थी। मुस्लिम वोट अमूमन कह सकते हैं आमतौर पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसियों को मिला करता था। क्या लगता है कि अभी के समय पर
मुसलमानों का मोह भंग हुआ है कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस को वोट देने वाले मुसलमान परमानेंट वोट नहीं देते थे, ज़्यादातर वक्त पे देते थे। मैं आपको 89-90 की बात बताता हूँ, मैंने लिखा भी है कहीं कि मुसलमानों की ऐसी नाराज़गी हो गई 89-90 में कांग्रेस से कि 1985 में कांग्रेस पार्टी से बिहार की असेंबली में अभी 6 एमएलए हैं, हम लोग 27 मुस्लिम एमएलए थे। लेकिन 89 में इतनी नाराज़गी कांग्रेस से मुसलमानों की हुई कि उस 27 में से 24 हार गए। कुल 23 हम लोग 3 आदमी, मरहूम हिदायतुल्लाह खान साहब, वो जो स्पीकर हुए हमारे बिहार असेंबली के, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे बिहार के, फुरकान अंसारी साहब जिनका लड़का अभी इरफान अंसारी झारखंड का मिनिस्टर है जी, और मैं, हम यही 27 में यही 3 आदमी रिपीट हुए। इतनी नाराज़गी थी मुसलमान। हमारे बिस्फी का एक गाँव है, गाँव का नाम नहीं लूँगा, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के सिटिंग चीफ मिनिस्टर। जी जी, वो चले आए बगैर अनअनाउंस, कैंडिडेट एमपी के मुस्लिम थे, उनको बुला के ले आए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब को कहीं भाषण नहीं होने दिया, इसलिए कि मुसलमान इतना नाराज़ थे। आज की तारीख में ये बात सही है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। उसमें ओवैसी साहब कभी कभी कहीं कहीं फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी से कांग्रेस लड़ती है नेशनल लेवल पर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी चाहेंगे भी तो कांग्रेस 2 नंबर से नीचे नहीं जा सकती है। तो चूंकि बीजेपी के अगेंस्ट में, बीजेपी को क्यों खिलाफ है मुस्लिम, कि बीजेपी हमारे बारे में खिलाफ बोल के हिंदू समाज को वर्गला के वोट लेती है। ये सीधा सीधा उनका सीधे सीधे पॉलिटिक्स है, 2-2-4 वाली। तो जाहिर है कि हम मेरे खिलाफ बुरा भला बोल के कहिएगा तो आप एक बात बताते हैं, पॉलिटिक्स में हमेशा याद रखिएगा कि आप किसी के फेवर में पॉलिटिक्स में कुछ बात करते हैं तो आप यकीन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कि तो वोट के लालच में बोल रहा है। लेकिन अगर खिलाफ में बोलिएगा किसी के, तो ये नहीं कहेगा कि वोट के लालच में बोल रहा है, समझिएगा कि ये दिल से मेरे खिलाफ है। तो चूंकि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ बोल करके हिंदू समाज को वर्गला के उसका वोट लेती है, और कांग्रेस नेशनल लेवल पे बीजेपी को अपोज करती है हर जगह। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी। तो आज की तारीख में मुस्लिम चाहता है कि बीजेपी हारे। हमको बुरा भला कहने वाला, हमको पॉलिटिक्स करने वाला बलि का बकरा बना के ये मुसलमान चाहता है कि बीजेपी हारे। तो बीजेपी हारे तो उसको कौन हराएगा? हो सकता है मेरी बात को भी कुछ मुस्लिम समाज के लोगों को लगे कि कहीं ये बीजेपी के फेवर में नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल कांग्रेस के इसमें है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी जी से है इसलिए कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा हैं। आज प्रियंका गांधी जी हो जाएं तो उनसे हो जाएगी, सोनिया गांधी जब थी तो उनसे अफेक्शन था, इसलिए कि हम बीजेपी के खिलाफ। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि एक ज़माना होता था जब कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बहुत सारे मुस्लिम नेता हुआ करते थे। आप थे, गुलाम नबी आज़ाद, अहमद पटेल, ये बहुत बड़े बड़े नेता। लेकिन आज शकील भाई दिखता नहीं है कोई बड़ा नेता जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करने वाला। वो जान के कांग्रेस ने किया है, और वो उनकी एक स्ट्रेटजी, उसमें किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि अगर मुसलमान मेरे साथ में रहा, मेरे साथ फोटो आ गया, बगल में रहा, तो बीजेपी वाले उसको ट्विस्ट करके हमको प्रो मुस्लिम साबित करेंगे, इसलिए थोड़ा जानबूझ के बचते हैं। हम लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट इसका देते हैं। और ये अगर उर्दू में एक बात कही जाती है, हिकमत अमली ये है कि आप को दिल में कुछ है मगर मजबूरी में आप कभी कुछ ये कर रहे हैं मजबूर होके, तो ये हिकमत अमली है कि उन्होंने मुसलमानों को अपने पास से हटाया है कि फ़ोटो फ्रेम में मुसलमान नहीं हो, क्योंकि बीजेपी वाले उसका गलत इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये तो बड़ी भ्रम की स्थिति वाली बात ये होता है पॉलिटिक्स में, ये होता है पॉलिटिक्स में। अब बताइए, अभी राहुल जी कुछ दिनों से पिछड़ों की बात कर रहे हैं जी। आप 6 महीना साल भर पहले तक ये कहलाते थे पीसीसी में, एआईसीसी में, कि राहुल गांधी जी जनेऊधारी शिव भक्त ब्राह्मण हैं जी। आप लोगों को भी याद हो? हाँ हाँ बिल्कुल। और पिछले 6-7 महीने से पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित, ठीक है, अच्छी बात है, ये मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनको सहारा दे के आना चाहिए, लेकिन रातों रात ये क्यों याद आ गए? और
लोग मार्क करते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, ऊंची जगह पर है, तो आप जितने ऊंची जगह पर रहिएगा, नीचे के लोग उतना ज़्यादा आपको, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग देखेंगे। सीताराम केसरी जी पिछड़े थे, हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैं पहली बार उन्हीं की अध्यक्षता में पार्लियामेंट का मेंबर बना। उनकी आपने हम लोग कहते हैं कि जयंती और पुण्यतिथि बड़े नेताओं की मनाते हैं। अगर एक मनाना है कुछ तो जयंती मनाते हैं, लेकिन उनके मरने के 25 साल के बाद बिहार इलेक्शन के 4 दिन पहले आप सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। वाई? ये बिहार के पिछड़ों को समझ में नहीं आता है कि आप सिर्फ उनको मैसेजिंग के लिए सीताराम केसरी जी की 25 साल उनकी मृत्यु के बाद पहली बार आप उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, इसलिए कि बिहार असेंबली का इलेक्शन आ गया। राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है कि हम उनको किस मुद्दे पर टिके। समझा ये सब है कि एक मुद्दे पे स्टैंड करना चाहिए। और बिहार का रिजल्ट जिस दिन से निकला है, आप लोग मीडिया में आप लोग ज़्यादा हमसे जानते हैं, बिहार के रिजल्ट के बाद मैंने राहुल जी को किसी भाषण में फिर पिछड़ा, दलित, आदिवासी जिस तरह वो बोलते थे उस तरह नहीं बोलते देखा। मैंने एक जगह लिखा भी है कहीं कि बिहार सदाकत आश्रम में राहुल गांधी जी 6 साल भर हुआ होगा, वो एक स्पीच उन्होंने दिया। एक से मिले, मैं नहीं था वहाँ, एक से मिले ब्राह्मण ने मुझको फ़ोन किया बातचीत करते करते, कहा कि सर हम लोग कहाँ जाएं? लालू यादव जी से अलायंस है हमारा, तो हमारे जो भाई भतीजे हैं घर पे वो भी हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी जी, पंडित नेहरू जी का नाम लेके टिके रहते हैं कि देश के लिए त्याग किया है, ये किया है, बलिदान किया है। लेकिन अब राहुल जी भी ऐसा भाषण दे रहे हैं, हम लोग कहाँ जाए? उसकी आंख भरी हुई थी। हमने फिर समझाया कि है नेता को होता है, कभी ज़रूरत होती है, बोल दिया। हम कैसे कहें कि चले जाओ पार्टी छोड़ के? तो लेकिन ये सोचना चाहिए, जब आप इतने बड़े पद पर आए हैं तो आपको सोचना चाहिए। आप किसी के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिशियन हैं, किसी के फेवर में बोलिएगा, वो समझेगा कि हमको वोट लेने के लिए बोल रहा है, लेकिन अगेंस्ट में बोलिएगा किसी के तो वो ये नहीं समझेगा कि वोट लेने के लिए, वो सचमुच आपको अपना दुश्मन समझेगा। अच्छा, एक सवाल अधूरा रहेगा क्योंकि राहुल गांधी पे बात हो रही है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी के साथ आपने काम किया है, राहुल गांधी के साथ आपने काम किया है। इन दोनों की कार्यशैली में आपने पहले बताया कि सोनिया गांधी बहुत शार्प पॉलिटिशियन रही हैं। क्या सोनिया गांधी इस बात को नहीं जानती हैं कि राहुल गांधी इस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं? जब सोनिया गांधी इतनी नहीं, वो बहुत जानती हैं, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है। देखिए, सोनिया गांधी जी के काम करने की शैली और राहुल गांधी जी के काम करने की शैली में मोटा मोटी मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको, 2-3 एक आध मिनट लगेगा। सोनिया गांधी जी की सबसे बड़ी खूबी थी कि अगर वो दिल्ली में हैं, उनका कोई ऐसा इंगेजमेंट नहीं है तो वो रिलीजियसली 10 साढ़े 10 बजे से लेके और 1:30-2 बजे दिन तक हिंदुस्तान भर से आए हुए नेताओं से मिलती थी। और 2-4 दिन पर आम लोग भी भीड़ लगा दिया तो उससे भी एक बार निकल के मुलाकात की। उसका फ़ायदा क्या होता था वो बताते हैं आपको जी। उसका फ़ायदा होता था कि उनको जानकारी पूरी रहती थी। मैं कौन देश का बड़ा नेता था, एक प्रेसिडेंट, एक स्टेट के अध्यक्ष थे, बिहार में मिनिस्टर थे, मान लीजिए यहाँ कुछ थे, ऐसे सोनिया गांधी जी के पास सैकड़ों लोग थे जी। लेकिन वो चूँकि लोगों से मिलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, इसलिए उनको जानकारी होती थी। मेरे से 2 मरतबा 3 मरतबा उन्होंने पूछा कि तुमको आजकल देख रहे हैं उनसे बड़ा अटैचमेंट है, तुम उस मामले में क्या बयान दिए था? और फिर हम एक्सप्लेन करते थे, हम उनको ये करते थे। हर बार वो कन्विंस हो गए कि जो हमको रिपोर्ट की गई थी वो गलत तरीके से की गई थी, तुम ठीक कह रहे थे, लेकिन उनको ये जानकारी थी। राहुल जी ने फिल्टर लोगों से मिलना शुरू किया। फिल्टर लोगों से क्या मिलना शुरू किया कि जैसे आप बिहार के इंचार्ज हैं, मैं बिहारी हूँ, मैंने राहुल गांधी जी के यहाँ फ़ोन किया। वैसे मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी के यहाँ टाइम नहीं मांगा है, जो सच्चाई है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने माना तो उनके ऑफिस में आ गया कि भाई ये आदमी मिलना चाहता है। मुझे किस स्टेट का है ये? तो बिहार का। तो बिहार में कौन है इंचार्ज? तो फलां है। बोला उससे पूछो कि इससे मिलना है कि नहीं मिलना। उसने अगर कह दिया कि नहीं, उसको लगा कि ये मेरी तारीफ़ करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अरे भाई, प्रेसिडेंट के पास जो वर्चुअल प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी कहने को आप कह दीजिए कुछ नहीं है, लेकिन वही प्रेसिडेंट है, वही मालिक है कांग्रेस के। तो अब उनसे जा कर के
हम अगर उसकी तारीफ ही करेंगे या उसी से हमको मिलने दिया जाएगा तो आपके पास बात नहीं पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। वही लोग आते हैं जो यही सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस में फ़र्क है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि सोनिया गांधी जी ने सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, उसके पहले राजीव गांधी जी की कांग्रेस, उसको अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की कांग्रेस को भी अपना नहीं सके। उनकी कांग्रेस पर के भी लोगों पर उनको शक होने लगा। सर एक सवाल है कि सोनिया गांधी, जो मेरा पहला सवाल था कि सोनिया गांधी क्या नहीं समझ रही हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस को इस हालत तक पहुंचा दिया है उन्होंने? देखिए, वो नहीं समझती हैं। सोनिया गांधी जी पॉलिटिकली बहुत ही मैच्योर, और जिस तरह उन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ, मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी हिंदी का फ़ैन हूँ। आपको तो आश्चर्य लगेगा, बहुत से लोगों को नहीं जानकारी है, मुझको भी नहीं थी, जो 99 से पहले मुझको भी जानकारी नहीं थी, कि उनकी सारी स्पीचेस हिंदी में लिखी होती है सोनिया गांधी जी की। सोनिया गांधी जी एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगी आपसे अंग्रेज़ी में जब तक वो मिलने वाला उनसे अंग्रेज़ी नहीं बोलने लगे। तो और भारतीय सभ्यता संस्कृति, एक इंसिडेंट बता दीजिए कि जिसमें ऐसा लगा हो कि इनका जो आचरण है वो भारतीय सभ्यता संस्कृति के खिलाफ है। ये 23 साल की उम्र में वो आई यहाँ। अंग्रेजी भी उनकी पहली लैंग्वेज नहीं है, इटालियन पहली लैंग्वेज। अंग्रेजी पढ़ने ही गई थी वहाँ वो, और हिंदी तो और। उनकी सारी स्पीच हिंदी में लिखी होती है। और जो समेटा उन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस देश की सत्ता में आ गई। सर एक सवाल है कि बीजेपी लगातार, बीजेपी को सफलता मिल रही है। अलायंस की अगर हम बात करें तो बीजेपी जब भी किसी स्टेट में अलायंस करती है तो हम देखते हैं कि बीजेपी मजबूत होती है, लेकिन कांग्रेस अगर किसी स्टेट में किसी पार्टी से अलायंस करती है तो कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है, कांग्रेस ख़त्म की तरफ चली जाती है। नहीं, देखिए, मैंने बार बार कहा कि अलायंस कौन करता है? जिसको लगता है कि हम अपने बलबूते पे नहीं सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अलायंस करती है। और मैं इस बात से आपके सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी मजबूत होती है। नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी लगभग 30 सालों से है, और आज की तारीख में भी बिहार में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, ऐसा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, मैं बड़ा उनका नेशनल लेवल पे, मैं ईमानदारी की बात है कि सोनिया गांधी जी का प्रशंसक हूँ अभी के पॉलिटिक्स में, और स्टेट लेवल पे मैं प्रशंसक हूँ नीतीश कुमार जी का। इसमें कहने में कोई चीज़ नहीं। और अगर नीतीश कुमार जी खराब थे तो कांग्रेस वालों ने, हम लोगों ने उनको 3 बार चीफ मिनिस्टर क्यों बना दिया? ऐसा तो बिजली का बटन नहीं है कि हमारे साथ आ गए तो अच्छे हो गए, हमारे खिलाफ चले गए तो खराब हो गए। नहीं, एक बात बताइए, लालू यादव सीनियर हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके जूनियर पार्टनर रहे हैं। दोनों नेताओं के राजनीतिक जो पॉलिटिकल स्टाइल है उस पर आप कितना अंतर, कौन ज़्यादा शार्प? स्टाइल से ज़्यादा आपको दूसरी बात मैं बताता हूँ। जी। लालू यादव जी और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे थे, बहुत है। चिराग से भी हम लोग का अच्छा ये है। ये लोग कांग्रेस से लड़के नेता हुए थे, कि इन लोगों का आरोप था कांग्रेस पर कि आप लोग सिर्फ अपर कास्ट की बात करते हैं, अपर कास्ट के वेलविशर हैं, सारे सेंटर में पॉलिटिक्स में आपके अपर कास्ट है। ये लालू जी और रामविलास जी कांग्रेस से लड़के नेता हुए, लेकिन नीतीश कुमार जी लालू यादव जी से लड़के नेता हुए कि आप सिर्फ ज़्यादा बात करते हैं आप, और वो अति पिछड़ों को लेके चले आए। कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी, बिहार पॉलिटिक्स समझिए, कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी तो अपर कास्ट अलग हो गए थे। तो नीतीश जी से, लालू जी से अलग हुए अति पिछड़ों को लेके नीतीश जी, और कांग्रेस से अपर कास्ट को लेके अलग हुए बीजेपी, और दोनों ने मिल के जो फॉर्मिडेबल फोर्स बनाया, और उसमें सोने पर सुहागा चिराग पासवान जी को रेलवे मंत्रालय के लिए हम ही लोगों ने भेज दिया धक्का देके, रामविलास पासवान जी को, चिराग पासवान जी के पिता को एनडीए की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज़्यादा शार्प पॉलिटिशियन है लालू यादव से? हाँ बिल्कुल, उसमें कहीं को लालू यादव जी ने अपना एक उनकी स्टाइल है, थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करते हैं, थोड़ा बोलने का अपना ये है। लेकिन एक ज़माना था, नीतीश कुमार जी ने पूंजी जो बनाई वो बरकरार रखा है, बल्कि उसको बढ़ाया है।
एक ज़माना था अनूप जी कि बिहार के 85% वोटर्स लालू यादव के साथ थे। इंटायर बैकवर्ड, इंटायर दलित, इंटायर मुस्लिम, सिर्फ अपर कास्ट एक तरह से आइसोलेट हो गए। और आज की तारीख है कि वो सारे वोटर यादव और मुस्लिम ये बच गए हैं उधर, बाकी सब अलग हो गए। तो आप सोच सकते हैं, अति पिछड़ा अलग हो गया आपसे, लालू जी के साथ आज अति पीछे चले जाएं तो बिल्कुल वो फिर सरकार बन जाएगी, उनके अपने बलबूते पे बन जाएगी। सर, इस चुनाव में प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें इस चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन जो हश्र हुआ चुनावी परिणाम के बाद, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात, अपने को अब तो रिजल्ट निकल गया, लोग दावा करेंगे। एक पीटीआई के जर्नलिस्ट हुआ करते हैं, अब तो पीटीआई से रिटायर कर गए, नाम नहीं हाँ। जी, उनसे मेरी बात होती थी, मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ। वो मुझसे पूछते थे, मैं कहता था प्रशांत किशोर जी को एक सीट नहीं होगी, तो उनको बड़ा ताज्जुब की बड़ी भीड़ है। भीड़ मैंने भी बाद में कहा उनको कि भाई इधर इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रशांत किशोर जी की मीटिंग में भीड़ बढ़ रही है, लेकिन मैं कहता था कि उनको एक सीट नहीं होगी। जी। मैं उसकी वजह बताता था कि देखिए, बिहार है कास्ट ओरिएंटेड स्टेट, सबका कास्ट मालूम है कि लालू यादव जी के अलायंस को मुस्लिम यादव देगा, नीतीश जी के अलायंस को अपर कास्ट देगा, बीजेपी का अलायंस है दलित समाज का जो मेन सबसे ज़्यादा संख्या वाला, सबसे मिलिटेंट, सबसे वोकल जो समाज है वो चिराग पासवान जी की वजह से देगा, 7-7.5% वोट का होता है, वो देगा उस अलायंस को। प्रशांत किशोर जी बेचारे को कौन वोट देगा? अपना तो कोई बेस नहीं है। जिस समाज से वो आते हैं वो ब्राह्मण समाज के आते हैं। ब्राह्मण समाज के 90% लोग कहाँ हैं आपको हमको सबको मालूम है। इसलिए जिस दिन रिजल्ट हुआ, हम कहते थे उनको एक सीट नहीं होगी, वो हमारे पीटीआई के जो पुराने मित्र थे उन्होंने मुझको मैसेज किया, मेरे इसमें भी है कि सर यू वर बैंग ऑन टारगेट। तो ये इसलिए कि बहुत किसी को भी अंदर से जानता है। हाँ, जब इलेक्शन को 1-2 महीना बच गया तो प्रशांत किशोर जी की मीटिंग्स में बड़ी भीड़ होने लगी। अब लोग कहते हैं कि वो मोदी जी को उन्होंने कोच किया, वो जिता दिया, वो फलां को किया। तो कोच नहीं जीतता है। देखिए, एक बार बता दीजिए, कोचिंग तक ठीक है। अगर कोच को ही, अभी आज मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का, अगर कोच को ही आप पैड पहना के या बैट लेके बैटिंग करने के लिए भेज दीजिएगा या बॉलिंग करने के लिए भेज देगा, तो टीम की क्या हालत होगी, उस बेचारे कोच की क्या हालत होगी? कोच अच्छा खिलाड़ी कभी रहा होगा जी। लेकिन इत्तेफाक से प्रशांत किशोर जी कभी अच्छे खिलाड़ी भी नहीं रहे। ये कहते रहे कि हम अच्छी कोचिंग करते हैं, मोदी जी को जिता दिया, फलां को जिता दिया, फलां को जिता दिया। ये बात समझ में आती है। लेकिन पहलवान को अखाड़े के बाहर से दाव बताने वाला अगर खुद पहलवानी करने लगे तो क्या हालत होगी उसकी, ये आप समझ लीजिए जो प्रशांत किशोर जी बेचारे की हुई है। शकील साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही, कांग्रेस को लेकर आपने कही। आपने न्यूज़ 18 के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, यहाँ अपनी बातें कहने का मौका देने के लिए। धन्यवाद सर।